ओए भाई देखिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है तो टेंजेंट के बीच का एंगल, एक टेंजेंट लिक्विड और एयर को टच करती है, लिक्विड और एयर के इंटरफेस पे, इंटरफेस मतलब होता है जहां पर दो मीडियम आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। तो एक टेंजेंट कहां पे जा रही है, जहां पे लिक्विड और एयर मिलते हैं, और एक टेंजेंट कहां जा रही है, जहां पर लिक्विड और सॉलिड मिलती है। ठीक है भैया, इन दोनों टेंजेंट के बीच में बनने वाले एंगल को हम क्या कहते हैं भैया, एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं इसे, एंगल ऑफ कांटेक्ट। लिक्विड की प्रॉपर्टी और जिस सरफेस के साथ वो कांटेक्ट में है उस पर डिपेंड करता है, अभी पता लग जाएगा आपको। ठीक है भैया, तो ध्यान रखना, इट इज द एंगल इन बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड एयर इंटरफेस और टेंजेंट टू द लिक्विड सॉलिड इंटरफेस। इनके बीच में बनने वाले एंगल को हम क्या कहते हैं भैया, एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखो भाई, द लिक्विड इज यूजुअली कर्व व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड। ठीक है भैया, सॉलिड के साथ रहेगा तो कैसा उसका सही शेप रहेगी, कर्व। द particular shape that depends on the relative strength of the cohesive and adhesive nature। जब कोहेसिव नेचर मॉलिक्यूल का ज्यादा होता है तो आपस में मिलकर रहता है, उस केस में जो टेंजेंट होती है जहां पे लिक्विड एयर टच करता है, ये रही टेंजेंट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड एयर टच कर रहा है, क्या कर रहा है, सॉरी, लिक्विड और सॉलिड सरफेस है ना, ये लिक्विड सॉलिड टच कर रहा है तो एक टेंजेंट ये होगी, और दूसरी टेंजेंट ये हो क्या होगी, जहां पर आपका लिक्विड और ये एयर ना, ये टेंजेंट कौन सी है, ये टेंजेंट है जिसने एयर को और लिक्विड को टच किया। दोबारा देखिए भैया, मैंने क्या बोला, किसके बीच का एंगल होता है, ये दो टेंजेंट के बीच का एंगल होता है। एक टेंजेंट कहां आती है, लिक्विड एयर के इंटरफेस से, इंटरफेस का मतलब जहां पे दो मीडियम मिलते हैं, तो जहां पर लिक्विड और एयर मीडियम मिलता है तो वहां पर एक टेंजेंट खींचनी है आपको। एक टेंजेंट कहां खींचनी है, लिक्विड और सॉलिड का। इनके बीच में जो भी एंगल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब ध्यान दीजिए भैया, अब जिस मॉलिक्यूल का कोहेसिव नेचर ज्यादा होता है तो आपको पता है उस वो मॉलिक्यूल क्या होता है, अपना स्फेरिकल शेप बना के रखता है। कैसा बना के रखता है, जिसका कोहेसिव नेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। अब एक टेंजेंट जो खींचोगे, आपको दो टेंजेंट खींचनी है क्योंकि आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट बताना है। पहली टेंजेंट कहां से खींचनी है, लिक्विड एयर से। कहां से खींचनी है, मतलब लिक्विड मिल रहा हो, एयर मिल रही हो, लिक्विड मिल रहा हो, तो एक टेंजेंट हमने खींची भैया ये वाली। ये किससे मिल रही है, लिक्विड से, ये लिक्विड से मिल रही है ना, लिक्विड, और ये साइड से कहां मिल रही है, एयर से। तो कौन सी टेंजेंट है, लिक्विड एयर। ठीक है, एक टेंजेंट हमने ये पार्ट दी, दूसरी खींच दी। ठीक है, तो ये क्या है भैया, एयर है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है, सॉलिड है। तो ये टेंजेंट किससे टच कर रही है, लिक्विड एयर सॉलिड को। ये किसको कर रही है, ये टेंजेंट किसको कर रही है भैया, ये ऊपर लिक्विड है, नीचे क्या है, सॉलिड। तो लिक्विड सॉलिड को, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या कहलाता है भाई, सॉरी, एंगल जो होता है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखिए दूसरा, यार इसका तो कोहेसिव नेचर क्या है, लार्ज कोहेसिव नेचर। कोहेसिव याद है ना, कोहेसिव नेचर किसका याद होता है, बताइए, किसका कोहेसिव नेचर याद होता है, अब जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन क्या होता है, स्ट्रांग होता है। सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर इंटरेक्शन आपका स्ट्रांग है तो इसका मतलब उसके अंदर कोहेसिव नेचर क्या है, ज्यादा, वो स्फेरिकल शेप में रहेगा, उसका सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगा। मरकरी एग्जांपल है इसका, मरकरी कभी किसी और के साथ चिपकता नहीं है एज कंपेयर अपने मॉलिक्यूल को छोड़ के, समझ गए। अब ये मॉलिक्यूल, ये सॉलिड है, क्या है, ये सॉलिड है, ये क्या है भैया, सॉलिड, सॉलिड है। ठीक है भैया, अब सॉलिड पे एक लिक्विड डाला तो ऐसे फ्लैट हो गया पूरा, तो इसका मतलब क्या है, इसका कोहेसिव नेचर क्या है, कम है, और इसका एडहेसिव नेचर क्या है, क्योंकि ये जमीन के साथ चिपक गया, दूसरी चीज के साथ चिपक गया, समझ गया। अब इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट जो कि ये टेंजेंट कहां है, ये सॉलिड है और ये क्या ऊपर लिक्विड, तो कौन सी टेंजेंट होगी, अबे ये किसको टच कर रही है टेंजेंट, लिक्विड, और तो कौन सी टेंजेंट होगी, लिक्विड, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। और ये टेंजेंट क्या है भैया, ऊपर एयर है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है इसके, लिक्विड है, तो टेंजेंट कौन सी, लिक्विड एयर। अब इसके बीच का एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ये होगा। तो हम देखेंगे भैया जिसके इसके अंदर लार्ज एडहेसिव नेचर है, क्या इसके अंदर लार्ज एडहेसिव नेचर, जिसके अंदर एडहेसिव नेचर ज्यादा होता है उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एक्यूट बनता है। क्या बनता है, एक्यूट। ठीक है, और जिसका कोहेसिव नेचर ज्यादा होता है उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ऑब्ट्यूज बनता है। क्या बनता है, ऑब्ट्यूज।
समझ गए भैया, किसी को दिक्कत नहीं है? तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इट इज द एंगल इन बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड एयर इंटरफेस और टेंजेंट टू द लिक्विड सॉलिड इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? जहां पर दो मीडियम आपस में मिलते हैं। समझ गए भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते भैया, अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग होता है। अच्छा देखिए भैया, कैसी सरफेस पर, सॉरी चलो सुनो आगे बढ़े, समझ गया? अब देखिए, अगर इस लिक्विड को आप कंटेनर के अंदर डालते हो तो इसके टॉप में क्या क्या बनेगा भैया? कॉन्वेक्स। क्या बनेगा? इस तरह का क्या बनेगा? लेकिन ये जब लिक्विड आप डालते हो तो इसके जो टॉप में बनेगा क्या बनेगा? कॉनकेव, क्योंकि ये इस कंटेनर की वॉल से क्या करेगा? चिपक जाएगा। क्या करेगा? चिपक के इसकी शेप कैसी होगी? कॉनकेव। क्या बनेगा? कॉन्वेक्स साइड से आपका इंटरनल प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है भैया? कम होता है। कनकेव साइड में आपका एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होता है और इंटरनल प्रेशर क्या होता है भैया? याद नहीं याद है? किसको किसको याद है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। इसका जो टॉप, जिसकी जो टॉप सरफेस है ना, इसको कहते हैं मेनिस्कस। क्या कहते हैं? तो जिसके अंदर कोहेसिव नेचर ज्यादा होता है, जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होता है, उसका मेनिस्कस बाहर की तरफ निकला होता है। और जो सरफेस बाहर की तरफ निकली होती है उसको क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मेनिस्कस। क्या कहते हैं उसे? बिल्कुल सेम ऐसे ही कि जिसका, समझ गए भैया, जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है भैया? देखिए ये टेंजेंट कौन सी होती है? ये टेंजेंट कौन सी होगी? यहां पर ये टेंजेंट क्या हो गया? नीचे क्या है? कंटेनर की वॉल यानी सॉलिड। ऊपर क्या है? किसको टच कर रही है? सॉलिड और लिक्विड को। तो टेंजेंट क्या होगी? सॉलिड लिक्विड। क्या होगी? ये टेंजेंट देखिए इधर की तरफ, इसके नीचे क्या है? लिक्विड है, इसके ऊपर क्या है? एयर। तो कौन सी टेंजेंट कोई? टेंजेंट लिक्विड एयर। ये क्या हुआ? एक्यूट। यानी जो भी एक्यूट एंगल वाला होगा तो उसका मेनिस्कस ऐसा बनेगा। ऐसे मेनिस्कस को हम क्या कहते हैं भैया? कनकेव मेनिस्कस। क्या कहते हैं उसे? अब देखिए ये टेंजेंट कौन सी है बताइए आप जरा मेरे को। इसके नीचे क्या है? इसके ऊपर क्या है? तो लिक्विड। अच्छा ये टेंजेंट क्या होगी? इसके ऊपर क्या है? लिक्विड। इसके नीचे क्या होगा? सॉलिड। तो क्या होगा? ऑब्ट्यूज हो गया। समझ गया भैया? से ध्यान रखना, ध्यान देखिए। जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका यहाँ पे बना रखा है मैंने, जिसके अंदर एडहेसिव नेचर ज्यादा होता है, कोहेसिव नेचर क्या होता है? कम होता है। वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं भैया? इस तरीके से चिपक जाता है कंटेनर को, क्योंकि इनका एडहेसिव नेचर ज्यादा है। तो ये कंटेनर की वॉल से भी क्या करेंगे? चिपक जाएंगे। और चिपक जाएंगे तो इनका मेनिस्कस कैसा होगा? कनकेव। और इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा भैया? एक्यूट। क्या होगा? एक्यूट। ठीक है भैया, ये यहाँ पे दिखा एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? एक्यूट। और मेनिस्कस का टाइप क्या होगा? कॉनकेव। ठीक है। अब ऐसे लिक्विड की बात करते हैं जिसके अंदर क्या होता है भैया? कोहेसिव नेचर ज्यादा होता है। क्या होता है? तो ये कंटेनर की वॉल से हमेशा दूर रहने का प्रयास करते हैं। चिपकते नहीं है इसके साथ, ऐसा स्टिक नहीं करते। दूर रहेंगे तो कैसा मेनिस्कस बनेगा? कॉन्वेक्स मेनिस्कस। कैसा बनेगा? अब यहाँ पे एक टेंजेंट खींचोगे तो कौन सी टेंजेंट है भैया? ये नीचे लिक्विड से टच कर रही है, ऊपर एयर से, तो टेंजेंट लिक्विड है। और ये टेंजेंट है तो उसके ऊपर क्या है? इसके नीचे क्या होगा? सॉलिड होगा। ठीक है भैया, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इसका क्या है? ध्यान रखना, इसके अंदर एडहेसिव नेचर कम होता है, इस लिक्विड के अंदर कोहेसिव नेचर क्या होता है? पता ना, क्योंकि कंटेनर से दूर भाग रहा है, मतलब अपने मॉलिक्यूल के पास आ रहा होगा, तभी कंटेनर की वॉल से क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। एंगल क्या होता है इसका? और इसका जो मेनिस्कस कैसा होता है? ठीक है। अब एक ऐसा लिक्विड होता है जो इसकी फ्लैट होता है एकदम। क्या होता है? फ्लैट। ये कौन सी टेंजेंट है? इसके नीचे क्या है? ठीक है। और ऊपर क्या है? गल टेंजेंट लिख रखी है इसने। ठीक है। लिक्विड एयर क्या है ये? और ये कौन सी टेंजेंट है? लिक्विड सॉलिड। इसके बीच का एंगल कितना बन रहा है? फ्लैट मेनिस्कस। अब जिसका फ्लैट मेनिस्कस होता है, इसका मतलब उसका एडहेसिव और कोहेसिव नेचर दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। प्लेन मेनिस्कस। समझ गए भैया? डेफिनेशन अपने को बता दिए तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। जैसा भैया पहला क्या है? नेचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड इन कांटेक्ट। मुझे एक एग्जांपल दीजिए जिसमें एक लिक्विड का कोहेसिव नेचर ज्यादा हो जाता है, एडहेसिव नेचर कम हो जाता है, और वही लिक्विड का एडहेसिव नेचर ज्यादा होता है और कहीं पर और कोहेसिव नेचर कम हो जाता है। ऑयली सरफेस पे यदि आप वहां वाटर छोड़ दोगे तो वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? बढ़ जाता है। उसका कोहेसिव नेचर क्या होता है?
एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाने का मतलब क्वासी नेचर बढ़ गया, एडहेसिव नेचर क्या हो गया, कम हो गया। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या बोला था, क्या बोला था, मुझे बोला था घट कैसे जाएगा, अच्छा एडहेसिव नेचर वो घटना, एडहेसिव नेचर क्या होगा भैया, कम हो जाएगा। कोहेसिव नेचर क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर वही पानी को हम एक क्लीन सरफेस पर डाल देंगे जहां पर ऑयल ना हो तो क्या होगा, पूरा चिपक जाएगा उसके साथ, फ्लैट जाएगा, यानी उसका एडहेसिव नेचर क्या होगा, कोहेसिव नेचर, एंगल ऑफ कांटेक्ट कम हो गया। समझ गए भैया, मतलब एक ही चीज अलग अलग सरफेस के साथ कांटेक्ट में तो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, वेरी करता है। अगला क्या कह रहा है, क्लीननेस, वही अगर ऑयली सरफेस है तो ऐसा रहेगा, और वो है तो समझ गया, मटके में फ्लैट मेनिस्कस होता है। ठीक है, मीडियम अबव द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, बाहर किस तरीके का मीडियम है, एग्जांपल दीजिए इस तरह का मीडियम है, मीडियम पे, बाहर के मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, बाहर किस तरीके का मीडियम है इस बात पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए गर्मी का टाइम है, बाहर क्या है, गर्मी के टाइम पर कोहेसिव नेचर क्या होता है, बताया था मैंने, टेम्परेचर देने पर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, जो अट्रैक्शन होता है वो वीक हो जाता है, मॉलिक्यूल्स में बीच में अट्रैक्शन वीक होने का मतलब कोहेसिव नेचर कम हो गया, कोहेसिव नेचर कम होने से एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, घट जाता है, एडहेसिव नेचर क्या होता है, बाहर के मीडियम पे भी डिपेंड करता है। फिर आता है टेम्परेचर, तो वही तो आ गया भैया, समझ गया, ये आउटसाइड मीडियम ही है एक्चुअल में। ठीक है भैया, फिर यहां पे क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ ग्लास सरफेस एंड वाटर इज, आज दे रखा है ये जानकारी के लिए, आवश्यकता है तो याद करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। कैपिलरिटी क्या होता है, तो हमने देखा ये कैपिलरिटी क्या होता है, हम किसी भी एक बहुत फाइन दोनों एंड से ओपन ट्यूब होती है, दोनों एंड से, और उसके अंदर जो पोर होता है यानी छेद होता है बहुत फाइन होता है, बहुत ठीक है बारीक सा होता है। तो यदि उसको आप एक लिक्विड के अंदर डालते हो तो या तो लिक्विड उसमें राइज कर जाता है या उसमें फॉल कर जाता है, उसके ही सेक्शन को ही हम क्या कहते हैं भैया, कैपिलरिटी। द राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज कैपिलरिटी। क्या कहते हैं उसे, ठीक है, ये देखो हमने ये क्या किया, हमने लिया एक कैपिलरी ट्यूब, फिर हमने देखा इसमें लिक्विड क्या हुआ, राइज कर गया, ये भी कैपिलरिटी होता है। कैपिलरी ट्यूब ली, इसमें डाला तो लिक्विड क्या हुआ, डाउन चला गया, ये भी कैपिलरिटी कहलाता है। ये ध्यान रखना भैया, कौन सा लिक्विड राइज करता है, वह लिक्विड वही राइज करेगा जो कंटेनर की वॉल को पकड़ सकता है, जो कंटेनर की वॉल को कौन सा लिक्विड पकड़ता है, कोहेसिव नेचर या एडहेसिव नेचर वाला, यानी जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होगा उसके अंदर एडहेसिव नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, वो लिक्विड क्या करेगा, कंटेनर को पकड़ेगा, वही तो पकड़ सकता है भैया, वो कंटेनर के पास जाएगा और वही लिक्विड राइज कर पाएगा उसका, समझ गए, ठीक है, उसकी हाइट क्या होगी, पॉजिटिव। फिर जो लिक्विड क्या होगा, जिसके अंदर कोहेसिव नेचर ज्यादा होगा, वॉल से हमेशा दूर भागेगा, वो हमेशा क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से कहां चले जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है भैया, तो इफ कोहेसिव नेचर ज्यादा तो लिक्विड क्या होगा भैया, फॉल, इफ एडहेसिव नेचर ज्यादा तो लिक्विड, समझ गया, क्योंकि वो लिक्विड वॉल को कैच कर सकता है। एग्जाम्पल क्या है भैया, A blotting paper soaks ink by the capillary action। देखिए भैया, ब्लॉटिंग पेपर क्या, नाक वाक पोंछते ही हो आप लोगों को, ठीक है, पता होना चाहिए, आपकी नाक निकल रही होती है, उसमें वो वाला दो तरह के रुमाल होते हैं, एक तो जेंट्स रुमाल होता है, एक लेडीज रुमाल होता है। जेंट्स रुमाल कामयाब नहीं होता, रीजन क्या होता है, पतला होता है बहुत, ठीक है, कहाँ है इसकी, समझ गया भैया। तो जो जेंट्स रुमाल होती है उसमें पोर्स बहुत फाइन होते हैं, जिसके अंदर पोर्स बहुत फाइन होते हैं उसकी कैपिलरिटी क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए जेंट्स रुमाल नाक को कम सोख पाती है। आप अगर आपको सर्दी हो जाए तो जेंट्स रुमाल उसमें कामयाब नहीं है, 2 मिनट के अंदर भर जाएगी आपकी रुमाल नाक से। फिर आती है लेडीज रुमाल, रीजन यही है कि ठीक है, उनकी नाक ज्यादा टपकती है, इसलिए साइंटिस्ट ने उसी हिसाब से उनकी रुमाल को भी बनाया है, उसको कस्टमाइज किया है। मोटी रुमाल में आते हैं, पोर्स ज्यादा होते हैं, कैपिलरिटी ज्यादा नहीं, किसी ज्यादा नाक सोख पाती है, ठीक है, समझ गए, क्लियर है चीज, देखो अभी भी पूछ रही है। ऑयल राइज इन अ लॉन्ग नैरो स्पेस बिटवीन द थ्रेड। देखिए गांव में मुझे तो याद है भैया, यहाँ पर भी काफी टाइम पहले, मतलब कि अभी तो आप छोटे हो काफी, ठीक है, 20 साल पहले जब संतनगर में खंबे नहीं गड़े थे,
20 साल पहले की बात है, हाँ 20 साल पहले की बात होगी, ठीक है। तो वहां से आता था 100 फुट रोड है ना, तो गली वाले सब पैसा मिला करके एक सिंगल वायर ले आते थे वहां तक, ठीक है, और एक सिंगल कनेक्शन ले आते थे, बाद में अर्थिंग देकर डबल कर देते थे उसको, ठीक है। आपको नहीं पता होगा, अभी इसका कंसेप्ट जान जाओगे, ठीक है। तो जब लाइट वाइट चली जाती थी तो लोगों के घर में लालटेन भी नहीं होती थी, तो लालटेन ही ले लो। लालटेन देखी आपने कभी? आप लोगों ने कम नहीं देखी होगी एक्चुअल में, टीवी वीवी में देख ली होगी, ठीक है। तो उसमें धागा होता था, और धागा जो होता था, धागे को उसमें बिहार यूपी वगैरह में बीबी यूज होती है, हमारे वहां पे तो लाइट है, हमारे वहां पे लाइट एक्चुअल में, तो ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, मेरे यहाँ पे लाइट है भैया, हमारे यहाँ पे, हम प्रतापगढ़ में, मेन प्रतापगढ़ में रहते हैं। तो उसमें कपड़े में वो कपड़ा डालते थे, कपड़ा पकड़ पकड़ के धीरे धीरे से क्या होता था, मिट्टी का तेल ऊपर तक आता था और वो जलता था, ठीक है। वो भी क्या होता था, कैपिलरिटी है, क्या है वो? पहाड़ में अभी भी है भैया, मैं जानता हूँ, पहाड़ में अभी भी ये देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर कई ऐसे 90% ऐसे इलाके यहाँ पे अभी खंभे भी नहीं गड़े, ठीक है। पहाड़ में बताओ अभी तक ट्रेन नहीं आई, एक भी, एक पटरी नहीं है वहां पे, नहीं नहीं, हो भी नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, पहाड़ साफ सुथरा है कम से कम, जहां मानो बस जाए वहां पर। वी यूज टॉवेल, वही है, वी यूज टॉवेल फॉर नाक साफ करने के लिए, ठीक है, समझ गए? हाँ हाँ, देखिए भैया, अब आ रहा है भैया एसेंट फॉर्मूला। क्या आ रहा है भैया? एसेंट फॉर्मूला क्या होता है भैया? जो लिक्विड आपका राइज हुआ है और जो लिक्विड आपका फॉल हुआ है, ठीक है, तो वो अपने लेवल से कितना ऊपर गया, कितना नीचे आया, इसी के फॉर्मूले को देने के लिए एक रिलेशन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं भैया? एसेंट फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ठीक है भैया, तो डेरिवेशन देखते हैं इसकी। एसेंट फॉर्मूला, छी पढ़ के बताइए, करेगा एसेंट फॉर्मूला। देखिए भैया, एसेंट फॉर्मूला मैं यहीं तक साफ लिखता हूँ, मतलब ये गोला वाला बनाने को, उसके बाद तो पता नहीं क्या होता, मुझे भी नहीं पता। देखिए भैया, ध्यान दीजिए भैया, ये आपकी कैपिलरी ट्यूब है, इसको मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ। एक तरीका ऐसा भी है, थोड़ा हार्ड है, तो बेकार में आसान तरीका ही चलेगा, ठीक है भैया। हमने इसको पानी में गिर रखा था, ठीक है, और पानी में गिरने के बाद ऐसे पानी में गिरा था जिसका एडहेसिव नेचर क्या है, ज्यादा है, और जिसका एडहेसिव नेचर ज्यादा हो कंटेनर की वॉल से चिपकेगा, तो आज कंटेनर की वॉल से चिपक करके क्या होगा, ऊपर राइज कर जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ये राइज कर गया, राइज कर गया, ठीक है। इसकी हाइट क्या है? एक बात ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा फिजिक्स में नंबर करते हैं बच्चों के डायग्राम में, क्योंकि डायग्राम मैं देखता हूं 90% बच्चों का गलत होता है, और फिजिक्स में डायग्राम गलत होने का मतलब है कि आपकी डेरिवेशन सही नहीं हो सकती। अगर सही है तो इसका मतलब आपने रट्टा मारा है या नकल मारी है, क्योंकि जितने भी फिजिक्स में 95% ऐसी डेरिवेशन होती है जो डायग्राम बेस्ड होती है। आपने डायग्राम गलत कर दिया तो आपको एक नंबर नहीं मिलेंगे, टीचर अच्छा होगा तो एक नंबर दे देगा, बाकी अगर एक्चुअल में बोला जाए तो डायग्राम गलत होने पे 0 नंबर होते हैं। डेरिवेशन गलत हो, डायग्राम सही हो तो नंबर मिलेंगे, थोड़े बहुत मिल जाते हैं, एक नंबर दो, ठीक है। लेकिन अगर डायग्राम गलत है और डेरिवेशन सही है तो 0 नंबर होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये देखिए, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, टेंजेंट खींच दी। ये कौन सी टेंजेंट है? जिसने जिसके नीचे क्या है, लिक्विड है, ऊपर क्या है, एयर है। सॉलिड कौन कह रहा है? टेंजेंट लिक्विड एयर, ठीक है। अच्छा, ये सरफेस टेंशन को भी इंडिकेट करता है, ठीक है, सरफेस टेंशन को भी, ये टेंजेंट सरफेस टेंशन को भी बता दिया, ठीक है। एक सरफेस टेंशन यहां लग रहा था और एक ये, अच्छा ये एंगल क्या होगा, एक टेंजेंट ये थी, तो एंगल क्या है इसका, लिक्विड का एक्यूट है, मतलब इसका एडहेसिव नेचर क्या ज्यादा है, मतलब ये लिक्विड राइज करेगा, समझ गया। अच्छा, ये जो बना है कटोरा टाइप का बनेगा, क्योंकि आपका ये जो कंटेनर जिसके अंदर ये राइज कर रहा है वो किस टाइप का है, सिलेंड्रिकल है। क्या है ये? इसकी रेडियस क्या है? स्मॉल आर ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। स्मॉल आर क्या है? रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब,
कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब की रेडियस क्या है? ये। अच्छा यहां पर सिग्मा है तो यहां पर भी क्या होगा? फिर यहां पर थीटा एंगल हो तो ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा। ये सिग्मा है तो क्या होगा? सिग्मा। सरफेस टेंशन इधर फोर्स लगा रहा है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो इधर भी लगेगा सरफेस टेंशन। खैर अभी फोर्स निकाल सकते हो कि ये जो सिग्मा होता है ना, सरफेस टेंशन खुद एक फोर्स होता है। क्या होता है? लेकिन वो फोर्स पर यूनिट लेंथ का होता है। क्या होता है? पर यूनिट फोर्स होता है, लेकिन ये पर यूनिट लेंथ का फोर्स होता है, ये टोटल फोर्स नहीं होता। मतलब एक यूनिट या एक मीटर पर जो भी फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। क्या कहते हैं उसे? होता फोर्स ये, लेकिन पर यूनिट लेंथ पर लगता है, मतलब एक मीटर पे लगता है। अब देखिए ये फोर्स है, फोर्स का एक्शन होता है तो ये क्या होगा? रिएक्शन आएगा। न्यूटन थर्ड लॉ बोल रहा है भैया। ये एंगल थीटा तो ये भी क्या होगा? थीटा। अच्छा इसको रिजोल्व कर तो क्या होगा? सिग्मा कॉस थीटा। और ये क्या होगा? सिग्मा। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? अब देखिए इस कंपोनेंट के अपोजिट जस्ट यहां पर एक कंपोनेंट होगा जो कि क्या? सिग्मा साइन थीटा, और ऊपर होगा सिग्मा। कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि ऐसी बिल्कुल सेम इधर भी बनने वाला है। ठीक है, हम देख रहे हैं ऐसा हर एक पॉइंट पर होगा, हर एक पॉइंट पर, हर एक। इस जो कटोरा देख रहा है, दिख रहा है कटोरा? इधर देख ले बेटा, वरना इसी में कल भीख मांगेगा। मैं ये देखना चाहता हूं कि जो बच्चे, वह खैर अब तो चाह के भी नहीं आ सकते पार्टी में, ठीक है, कोई अब बोलेगा भी तो उसकी एंट्री नहीं है, क्योंकि 500 बच्चे के बाद एंट्री नहीं होगी। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि जो बच्चा नहीं आया, क्या वो इस बारी फुल में से फुल नंबर ला पाएगा? ये देखना चाहता वो कुछ नहीं करेगा, मुझे पता है। अरे पता क्या बोलेगा? अबे यार फोटो दिखाइए वहां की यार। देखिए भैया, समझ गए? ऐसा ही जैसे इस पॉइंट पर हुआ है, जैसा इस पॉइंट पर हुआ है, वैसा हर एक पॉइंट पर होगा। सिग्मा कॉस थीटा हमेशा क्या रहेगा? हर पॉइंट पर ऊपर, और सिग्मा साइन थीटा क्या रहेगा? ऐसा। तो हम देखेंगे ये सिग्मा साइन थीटा ऐसे ही काट रहा है, यहां का सिग्मा साइन थीटा यहां के सिग्मा साइन थीटा काटेगा, यहां का सिग्मा साइन थीटा यहां के सिग्मा साइन थीटा काटेगा। समझ गया भैया? सारे सिग्मा साइन थीटा का, ये आधे कटोरे का सिग्मा साइन थीटा, आधे कटोरे के सिग्मा साइन थीटा क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। सारे साइन थीटा क्या हो गए? कैंसिल। समझ गया? ये अगर मैं इसको टॉप व्यू दिखाऊं, चलो टॉप व्यू देखते हैं भाई, चीजों को समझ लो। बस हुआ टॉप व्यू, समय पंडित पढ़ रहा है। टॉप व्यू से देखे कटोरे को तो ऐसे दिखेगा ऊपर से, ये जो देखिए ऐसे देखिए, तो सिग्मा साइन थीटा ऐसे रहेंगे सारे, ऐसे। तो सब कट मर जाएंगे एक दूसरे ऐसे। अगदस ये कौन है? ये नहीं नहीं, ये है कौन? ये क्या कौन बना? क्या कैसा स्ट्रक्चर तुमने देखा कहीं पे? कैसे? सूरज भगवान का। हाँ, सिग्मा साइन थीटा, इधर भी क्या है? सिग्मा साइन। टॉप से देख रहे हो तो ऐसे ऐसे दिखेगा, हर पॉइंट पे आपको दिखेगा सिग्मा साइन थीटा, सिग्मा साइन थीटा, सिग्मा साइन। ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको भर देगा, ये इसमें इसकी बुस्ती भर देगा, ये इसकी बुस्ती भर देगा, ये समझ गया भैया? सब कट गया, यानी सारे सिग्मा साइन थीटा हो गया। आप देखोगे सारे सिग्मा साइन थीटा तो कट मर गए। अब हर बार कौन बच रहा है? हर पॉइंट का सिग्मा कॉस थीटा बच रहा है। समझ गया भैया? हर पॉइंट का सिग्मा कॉस थीटा हमारा क्या हो गया? बच गया। अब सिग्मा कॉस थीटा लटका रहे ऊपर, क्या लग रहा है? ये कहां है? अपवर्ड। क्या लगा रहा होगा? अपवर्ड फोर्स ये लगा रहा होगा। ठीक है, हम देख रहे हैं सबका फोर्स, सारे सिग्मा कॉस थीटा का फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर। कहां लग रहा है? ड्यू टू दिस कंपोनेंट, ड्यू टू दिस कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन, लिक्विड क्या करेगा? लिक्विड राइज अप टू हाइट। अच्छी यार क्या लिखा? एच आई हाइट, ठीक है, एच अप टू हाइट एच। कह रहा है इसी सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड अपने लेवल से कितना हाइट ऊपर हुआ? एच की वजह से। समझ गया? ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये कब तक राइज करेगा? कब तक राइज करेगा मेरे को ये बता दो। जब तक कि इनके द्वारा जितने भी सिग्मा कॉस थीटा लग रहे हैं, इनके द्वारा लगाया गया फोर्स इस लिक्विड के वजन के
बराबर ना हो जाए। जब तक इनके द्वारा लगाया गया फोर्स लिक्विड के वजन से ज्यादा रहेगा तब तक ये लिक्विड क्या होगा, ऊपर राइज करता जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ऊपर 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस लिक्विड का वजन भी क्या हो गया 4 न्यूटन का, ये लिक्विड राइज करना क्या होगा, बंद कर देगा। समझ गए भैया? तो लिक्विड कब तक राइज करेगा, जब तक कि फोर्स ड्यू टू सिग्मा कॉस थीटा बराबर में क्या हो जाए, वेट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। खत्म हो चुकी डेरिवेशन, समझाने वाले बात थी। ठीक है, मैंने देखा है बच्चों की कॉपी में ये वाली डेरिवेशन का चित्र सबका गलत है, सबका गलत है, एक सिंगल बच्चे का सही नहीं है डायग्राम। ठीक है भैया, तो एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कब होता है, जब लिक्विड राइज नहीं करेगा। जब लिक्विड राइज नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे भैया, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, फोर्स ड्यू टू सिग्मा कॉस थीटा बराबर में वेट ऑफ लिक्विड राइज इन कैपिलरी ट्यूब। ठीक है बेटा। अच्छा, फोर्स ड्यू टू सरफेस सिग्मा, बेटा मुकुल, सॉरी मुकुल कह रहा हूं, तू बता बेटा, कुणाल हो गया बेटा। ये डंडा देख रहा है, देख रहा है, पहले याद है बड़ा था ये, मार मार के तोड़ दिया बारी वाले को, माँ कसम ऐसा मारा, एक सटाक धनी सी लड़के के हाथ में, 4 लड़कों में मारा, 4 लड़के में तोड़ दिए। अब सोच कितना तेज मारा होगा। बारी के मंतोष को मारा था 2 डंडे, हरजीत को मारा था। अबे भाई हमसे कौन नहीं पिटा, सारे ही पिटे हमसे तो। ठीक है, तो कह रहे भैया फोर्स ड्यू टू सिग्मा कॉस थीटा, जो कि कहां लग रहा है, अपवर्ड, कहां लग रहा है, अपवर्ड। और वेट ऑफ द लिक्विड राइजिंग का वेट, जो कि कहां लग रहा है, डाउनवर्ड। ठीक है, समझ गया? अच्छा, फोर्स ड्यू टू सिग्मा कॉस थीटा कितना है, तो भैया आपको पता है ये हर एक पॉइंट पर लग रहा है। जिन पॉइंट्स पर लग रहा है उसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई देखो। सरफेस टेंशन की वजह से यदि आपको, सरफेस टेंशन होता है क्या, मैंने बोला फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, मतलब 1 मीटर पे लगने वाला फोर्स को क्या कहते हैं, सिग्मा। 2 मीटर पे लगने वाले फोर्स को क्या कहेंगे, 2 सिग्मा। 3 मीटर पे लगने वाले फोर्स को, 4 मीटर पे लगने वाले फोर्स को, मतलब अगर आपको लेंथ पता है तो उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे सिग्मा की, तो आपको क्या निकल जाएगा, फोर्स क्या निकल जाएगा उस लेंथ पर। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है अपनी, देखिए भैया, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, तो भैया आपको पता है इसकी रेडियस क्या है, आर, तो इसकी लेंथ क्या होगी, 2 पाई आर। समझ गया? जहां पर सिग्मा कॉस थीटा लग रहा है उसकी कुल लेंथ कितनी है, सिग्मा कॉस थीटा क्या है, 1 मीटर पे लगने वाला फोर्स, सिग्मा या सिग्मा कॉस थीटा क्या है, 1 मीटर पे लगने वाला फोर्स। 2 मीटर पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, 2 सिग्मा कॉस थीटा। 3 मीटर पे लगने वाला, अपने पास कुल कितनी लेंथ है, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर लेंथ पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, 2 पाई आर सिग्मा कॉस थीटा। बोलो हाँ। जो लिक्विड राइज हुआ इसकी डेंसिटी क्या है, रो, क्या है, रो। और इस, अपने को पता भी है इसका एरिया क्या होगा, इस ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शन एरिया, इसकी रेडियस तो हमने पता है स्मॉल आर है, क्या है, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्या होगा। तो भैया आपको पता वेट क्या होता है, एम इंटू में जी, बोलो हाँ। एम क्या होता है, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी, बोलो हाँ, इंटू में जी। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू में हाइट, बोलो हाँ, हाइट ऑफ लिक्विड। ठीक है, रो जी। ठीक है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, अबे देखो ना एरिया लिखा है, पाई आर स्क्वायर एच रो जी। ठीक है भैया, ये हो गया। फिर अब देखो काटा पीटी करते हैं, तो एक आर से एक आर क्या हुआ, कट मर गया। ठीक है, पाई से एक पाई क्या हुआ, कट मर गया। ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा, तो निकाल दो भैया एच की वैल्यू, यही तो निकालना है, एच। एच निकाल दो तो क्या आएगा, 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में रो जी। आर है, आर, एच कहां से होगा, रो जी आर, रो जी, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एसेंट फॉर्मूला। क्या है ये, एसेंट फॉर्मूला। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल किसके लिए होता है, जिसके अंदर रेडिएशन क्या होता है, ज्यादा होता है, तो वो लिक्विड क्या करता है, चिपकता है, और वही लिक्विड क्या होता है, चढ़ता है। तो अब देखिए भैया, फॉर एक्यूट एंगल, फॉर, हमें पता वो लिक्विड राइज करेगा, हमें पता वो लिक्विड
और जो लिक्विड राइज करता है उसकी हाइट क्या आती है? पॉजिटिव। क्या आती है? तो फॉर थीटा इक्वल्स में एक्यूट, एक्यूट होगा अगर आपका थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? एक्यूट एंगल के लिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम का, और 90 से कम का एंगल कोई भी देख लो, 60, 90, 30, 40, 45, 60 जितना भी है, ठीक है, उस सब में कॉस की वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव आती है। तो हमारा एच की वैल्यू क्या रखी है? देन एच क्या होगा? दो पॉजिटिव टर्म है। क्या है ये? जो सरफेस टेंशन होता है वो भी क्या होता है? पॉजिटिव टर्म। क्या होता है? कॉस थीटा भी क्या है? पॉजिटिव। और फिर नीचे डेंसिटी भी क्या है? पॉजिटिव टर्म होती है। ध्यान रखना, जो जो पॉजिटिव होता है जी हमेशा नीचे की तरफ लगता है, वो क्या लिखते हैं आप? पॉजिटिव लेते हैं। और ये क्या है? आर भी क्या है? पॉजिटिव टर्म है। तो हाइट क्या आएगी? पॉजिटिव। क्या आएगी? यानी जब आपका एक्यूट एंगल होता है तो हाइट क्या आती है? पॉजिटिव। और फोर ऑब्ट्यूज एंगल, फोर थीटा क्या है भैया? ऑब्ट्यूज। कॉस थीटा क्या? ऑब्ट्यूज एंगल कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव। क्या आती है? देन हाइट भी क्या आएगी आपकी? नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा? फॉल करेगा लिक्विड, और यहाँ पे क्या करेगा? राइज करेगा लिक्विड। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? तो ये भी है डेरिवेशन है, बहुत प्यारी डेरिवेशन है, इसमें थोड़े से कंसेप्ट है इस डेरिवेशन करने के लिए। बाकी मेरे हिसाब से ये बेटर तरीका है। वरना एक तरीका ये भी होता है कि ऊपर का प्रेशर क्या है भैया? ज्यादा, नीचे का प्रेशर क्या है? कम। समझ गया? क्योंकि ये कैसी मेनिस्कस का? कनकेव मेनिस्कस। समझ गया? इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपको पता है लिक्विड कब तक राइज करता है? जब तक कि प्रेशर बाहर का और अंदर का क्या हो जाए? बराबर ना हो जाए। इस कंसेप्ट से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है भैया? ये ज्यादा आसान तरीका। ठीक है भैया? ये पहले एक टीचर थे प्रदीप कछेत्रपाल सर, आपको नहीं पता होगा आप मैंने उनको यूट्यूब से पढ़ा था। ठीक है? तो जब मैं 12वीं पढ़ता था तब उन्होंने पढ़ाना चालू किया था। नहीं पढ़ाना तो खैर बहुत पहले चालू किया था। मेरे को उनकी वीडियो बहुत अच्छी लगती थी। ये वो तो मर गया, खैर 2016 में मरे थे वो। ठीक है? लेकिन बहुत बढ़िया टीचर थे वो। वहां वीडियो होगी, प्रदीप कछेत्रपाल डालना तो बहुत अच्छा, लेकिन लेंथी वीडियो होती है तो शायद आप लोग ना पढ़ पाओ। तो वहां से मैंने पढ़ा था एक, तो उनका तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है? उनका पढ़ाना भी बहुत अच्छा था। ठीक है? ये पीडब्ल्यू फीडब्ल्यू कोई नहीं जानता था तब। ठीक है भैया? समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो ये पार्ट क्या हुआ अपना? खत्म हो गया। ठीक है? पूरा हाइड्रोस्टैटिक क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हाइड्रोडायनेमिक पे आते हैं। किस पे आते हैं? बढ़ जा, बड़ा हो जा। रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भयो दारुणं नव कांजलोचन गांजमुख हर कांज पद कांज अरुणम करदाप। ये तो ऐसी है। देखिए भैया, हाइड्रोडायनेमिक क्या है ये? हाइड्रो मतलब होता है फ्लूइड, डायनेमिक मतलब होता है मोशन। जब आपका फ्लूइड मोशन में रहेगा तो उस वक्त जो भी चीजों को हम पढ़ेंगे उसमें क्या है, और किसमें अंतर्गत आएगा? हाइड्रोडायनेमिक के अंदर आएगा। ठीक है भैया? तो विस्कोसिटी क्या है भैया? जिस प्रकार से आप जमीन पर चलते हो और जमीन का जो फ्रिक्शन फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है, इंपीडिंग फोर्स है, इंपीडिंग मतलब जो मोशन को स्लो डाउन करे, वो फोर्स है आपकी वो और जमीन, सॉरी यार क्या बोल रहा हूं मैं, जब आपके और जमीन के बीच में रिलेटिव मोशन आती है। रिलेटिव मोशन कब आती है? जब दो पॉइंट्स के बीच में गैप क्या होता है? चेंज होता है। जमीन का पॉइंट वहीं पे रहेगा, आपका पैर क्या होगा? आगे चला जाएगा। ठीक है? तभी आपका फ्रिक्शन लगता है। वरना आप जमीन पे खड़े रहो, पॉइंट और आपके पैर की पोजीशन सेम रहती है, तो आपके उस पॉइंट और आपके पैर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होती। जब वहां पर रिलेटिव मोशन नहीं आती वहां पर फ्रिक्शन भी नहीं आता। ये तो जमीन का फ्रिक्शन हो गया। बिल्कुल सेम जब आप पानी के अंदर चलते हो या पानी चलता है तो उसके अंदर क्या होता है? एक अपोजिंग फोर्स आता है जो लेयर्स के बीच में, जो लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होती है। मतलब रिलेटिव मोशन कब आती है? जब एक लेयर तेज चल रही हो, एक लेयर स्लो चल रही हो, दोनों लेयर सेम रफ्तार से चलेंगी तो वहां पर भी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। वहां पर भी कोई फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स नहीं आएगा। अपोजिंग फोर्स आता है हमेशा रिलेटिव मोशन को कम करने के लिए या जीरो करने के लिए। ठीक है भैया? इसी को हम क्या कहते हैं भैया? विस्कोसिटी। द फ्लूइड फ्रिक्शन इज नोन एज विस्कोसिटी। और ये विस्कोसिटी क्या करता है? लेयर्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन आती है उसको अपोज करता है। ये विस्कोसिटी करती है, कहती है कि भैया जो लेयर्स अलग अलग स्पीड से चल रही है वो क्या हो? या तो रुक जाए या फिर वो क्या करे? सब सेम स्पीड से चले। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो ये हमेशा क्या आता है? उनको अगेंस्ट में, उनको अपोज करने के लिए आके उत्पन्न हो जाता है।
समझ गया। लेकिन इसकी कोई औकात होती नहीं है, तो इसलिए लेयर क्या होती है, फ्लो करती रहती है। लेकिन आपको बता दूं, जो बॉटम में सबसे जमीन पे रहती है, जो जमीन के कांटेक्ट में जो लेयर रहती है, अगर मैं उस लेयर की बात करूं तो वो लेयर जमीन के कांटेक्ट में, और जमीन क्या है आपकी भैया, स्थिर है। क्या है, जड़ है। क्या है, वो अपनी जगह से नहीं हिल सकती। तो इसीलिए उस लेयर की रफ्तार, उस पर सबसे ज्यादा क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है। अब विस्कोसिटी सबसे ज्यादा किस पे लगती है, जो बॉटम पे रहती है। इसी वजह से वो लेयर क्या होती है, आपने देखा होगा, जब कोई चीज ऊपर फेंकती हो तो उसकी स्पीड तेज रहती है, लेकिन जैसे सस्पेंड करती है ना, बॉटम पे आते क्या होती है, स्टक कर जाती है, रुक जाती है, क्योंकि नीचे वाली लेयर तो फ्लो ही नहीं कर रही ना, वो रुकी हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, और भैया सभ्यता वाले कपड़े पहन के आना। जिसके भी कपड़े थोड़े भी ऑकवर्ड रहेंगे, उसे पैसे, कूपन सब होने के बावजूद भगा दिया जाएगा। तो ऐसा ना हो, ठीक है। हाँ भाई बोल बोल। नमस्ते भाई, जल्दी, टाइम नहीं है, क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाए क्लास में। ठीक है भैया, सब चीज होने के बावजूद भी क्लास पार्टी से भगा दिया जाएगा। और जिसने भी हरकतें की किसी प्रकार की, गाड़ी कोई नहीं लेके आएगा अपने साथ, पहले बता दे रहा हूं। जो गाड़ी लेके आएगा उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी, हमारी कोई पार्किंग कोई सुविधा नहीं है। इसीलिए पैदल आए या किसी के साथ आए, वो आपको छोड़ करके वापसी चले जाए, फिर लेने के लिए आपसे आ सकता है। लेकिन गाड़ी अगर किसी की आई, क्योंकि पिछली बार एक बाइक चोरी हो गई थी, कुछ नहीं पता लगा। ठीक है, और हमारी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था बाइक वाइक का, हमने ही उठवा दी थी, बेच दी थी, पार्टी में पैसे कम पड़ रहे थे। ऐसा ना हो कि आपकी बाइक या साइकिल चोरी हो जाए, इसलिए हो सके तो पैदल आना। और यदि कोई और आप ज्यादा ही गेटअप बन के आ रहे हो, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो, तो कोई छोड़ने आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, तो मिलते हैं कल पार्टी में। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। हाँ?